नॉस्फेरातु 2024 में ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जो 1992 की नॉस्फेरातु अ सिम्फनी ऑफ हॉरर और 1979 की नॉस्फेरातु द वैम्पायर की रीमेक है, जो एक्चुअल में 1897 की ब्राम स्टॉकर की एक नॉवेल ड्रैकुला का अडेप्टेशन है। सो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा नॉस्फेरातु मूवी की, जो कि एक रोमानियन वर्ड है और इसका मतलब होता है वैम्पायर। मूवी की शुरुआत होती है एलन से, जो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी भी आत्मा से प्रेयर करने लगती है कि वो आए और उसकी प्यास बुझा दे। और उसकी प्रेयर से शैतान का एक साया उसके कमरे तक आ जाता है और एलन से वादा करने को कहता है कि आज से वो उसकी हो जाएगी। और जैसे ही एलन हाँ कहती है, वह शैतान उसके सामने आ जाता है और उसे वश में कर लेता है। अब इस घटना के सालों बाद 1838 में एलन विस्बर्ग में अपने हस्बैंड थॉमस के साथ रहने लगती है। थॉमस एक सरकारी फर्म नॉक एंड एसोसिएशन में स्टेट एजेंट है और उसके बॉस हेर नॉक उसे एक काम देते हैं जिसमें थॉमस को विस्बर्ग में ही एक पुराने महल को काउंट ऑरलॉक को बेचना है। पर ऑरलॉक इतना बूढ़ा हो गया है कि वो यहाँ पेपर्स पर साइन करने नहीं आ सकता, इसलिए थॉमस को ऑरलॉक का साइन लेने ट्रांसल्वेनिया जाना होगा। पर ये बस ऑरलॉक और हेर नॉक की एक चाल होती है ताकि थॉमस एलन से दूर जा सके। एलन को थॉमस का इतनी दूर जाना सही नहीं लगता, पर थॉमस कहता है कि इस काम से उसे फर्म में सरकारी ओहदा मिल जाएगा, जिसके बाद वो विस्बर्ग में खुद का घर ले सकते हैं। थॉमस ट्रांसल्वेनिया के लिए निकल जाता है और एलन को अपने एक दोस्त फ्रेडरिक के यहाँ छोड़ देता है। एक लंबे सफर के बाद जब थॉमस ट्रांसल्वेनिया के पास पहुंचता है तो उसे एक छोटा सा रोमानी गाँव दिखाई देता है, जिसके लोग उसे ऑरलॉक से मिलने के लिए मना करने लगते हैं। उसी रात वो जब आराम कर रहा होता है तो उसे बाहर से बहुत सारे लोगों की आवाजें आने लगती है। थॉमस जब उनका पीछा करता है तो देखता है कि गांव के सारे लोग एक लड़की को घोड़े पर बिठाकर जंगल की ओर जा रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी एक लाश को कब्र से बाहर निकालता है और उसके अंदर आयरन रॉड घुसा देता है। गांव वालों का ऐसा मानना है कि ये एक वैम्पायर है, इसलिए उसे मारने के लिए उन्होंने आयरन रॉड का प्रयोग किया। अगले दिन थॉमस गाँव से निकलकर ऑरलॉक के बड़े से महल में आ जाता है, जहाँ ऑरलॉक पेपर पर साइन करने के लिए बहुत उतावला हो रहा होता है। वह थॉमस को एक ड्रिंक पीने को देता है, जिसके बाद उसे चीजें थोड़ी और दिखाई देने लगती है, तो आज रात वो महल में ही रुक जाता है। अगली सुबह जब थॉमस की नींद खुलती है तो वो अपने सीने में काटने का निशान पाता है। फिर रात में वो जब फाइनल पेपर पर साइन कर रहे होते हैं तो ऑरलॉक थॉमस के पास एलन की लॉकेट देख लेता है। थॉमस ऑरलॉक को बताता है कि उसकी नई नई शादी हुई है और वो भी विस्बर्ग में ही रहते हैं। ऑरलॉक थॉमस को उसके काम के पैसे एडवांस में ही दे देता है और आज रात उसे यहीं रुकने को कहता है। पर थॉमस कहने लगता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है और उसे यहाँ बुरे सपने भी आने लगे हैं। लेकिन ऑरलॉक थॉमस की बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि ये उसका आदेश है। आगे थॉमस जब अपने कमरे में सो रहा होता है तो उठने के बाद फिर से अपने सीने में काटने के निशान को देखता है। तो इस बार थॉमस वेट नहीं करता और महल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेन गेट बंद होता है। वो बाकी कमरों में ऑरलॉक को ढूंढने लगता है, तभी उसे बाहर एक दरवाजा मिलता है और उसके अंदर जाने पर थॉमस को ऑरलॉक की कब्र मिल जाती है, जिसके अंदर उसकी सड़ती हुई लाश पड़ी हुई थी। अब थॉमस को रोमानी गांव वालों की बातें याद आने लगती है, जिसमें वो एक वैम्पायर को आयरन रॉड से मार रहे थे। और थॉमस ये सोचने लगता है कि अगर उसने ऑरलॉक को नहीं मारा तो वो उसे मार देगा, इसलिए वो पास में पड़े एक कुल्हाड़ी को उठाता है और जैसे ही ऑरलॉक को मारने वाला होता है उसकी नींद खुल जाती है और वो कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है। थॉमस जल्दी से अपने कमरे में आकर छिप जाता है, पर ऑरलॉक अपनी शक्ति से दरवाजा खोल देता है और थॉमस को अपने वश में करके उसका खून पीने लगता है। यहाँ सालों बाद एलन को भी ऑरलॉक का असर होने लगता है और उसे फिर से मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। तो फ्रेडरिक डॉक्टर विल्हम को अपने घर बुला लेता है, जो एलन को नींद की दवाई देकर सुला देते हैं। ऑरलॉक थॉमस को जान से नहीं मारता और जब उसकी नींद खुलती है तो ऑरलॉक ने उसके कमरे में भेड़िए छोड़ दिए थे, जिनसे बचने के लिए थॉमस खिड़की से कूद जाता है और नदी में गिर जाता है। एलन की तबीयत ठीक होने के बाद फ्रेडरिक और उसकी वाइफ एना उसे बाहर खुली हवा में ले आते हैं ताकि उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो। पर जब फ्रेडरिक और एना बात करते करते थोड़ा दूर जाते हैं तो एलन को फिर से दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर विलियम अपने ऑफिस में होता है जब उसका स्टाफ आकर उसे बताता है कि उसने एक नए पेशेंट को नीचे बंद करके रखा है। वह उन्हें लूथर क्रिसमस मार्केट में मिला था, जहां वो 3 भेड़ों को मार कर खा रहा था। और जब डॉक्टर विलियम नीचे आकर देखते हैं तो ये और कोई नहीं बल्कि हेर नॉक होता है, जो पूरी तरह से काउंट ऑरलॉक के वश में था। वह बार बार ये बात कहने लगता है कि मेरे मालिक आने वाले हैं और उनके आने से चारों तरफ नफरत और खौफ का कहर छा जाएगा और वो उन सबकी लाशों पर राज करेंगे। इस तरफ एलन की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जाती है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। फ्रेडरिक डॉक्टर विलियम से कहता है कि एलन को इस तरह के दौरे हर रात आने लगे हैं और थॉमस का भी कुछ पता नहीं चल रहा है।
जिसके बाद डॉक्टर विलियम फेडरिक को बता देते हैं कि उन्हें हेयर नॉक मिल गया है, पर वो पूरी तरह से पागल हो गया है, तो उन्हें उससे थॉमस की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। डॉक्टर विलियम अपने एक प्रोफेसर वॉन फ्रांस का उल्लेख करते हैं, जो इन सब केसेस में एक्सपर्ट हैं। उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वॉन फ्रांस अजीबोगरीब बातें करने लगे थे और दूसरी दुनिया के बारे में रिसर्च करने में मग्न हो गए थे। पर वो इकलौते इंसान हैं जो उन्हें बता सकते हैं कि एलन के साथ क्या हो रहा है। इसी दौरान थॉमस नदी के रास्ते बहता हुआ एक गांव के किनारे आ जाता है, जिसे ऑर्थोडॉक्स चर्च की एक मेंबर देख लेती है और वो उसे चर्च में ले आते हैं। थॉमस को जब होश आता है तो वो जोर से ऑरलॉक का नाम लेने लगता है, तो वहां के नर्स उसे बताते हैं कि ऑरलॉक एक काला जादूगर हुआ करता था, इसलिए शैतान ने उसकी आत्मा को संभाल कर रखा ताकि एक दिन उसके मरने के बाद भी वो उसे जिंदा कर सके। और ये सब सुनने के बाद थॉमस कहने लगता है कि उसे जाना होगा। ऑरलॉक एलन के पीछे गया है, पर चर्च के नन का ऐसा कहना होता है कि ऑरलॉक कहीं नहीं जा सकता, उसे उस जगह वापस आना ही होगा जिस मिट्टी में उसे दफनाया गया है। पर ऑरलॉक ऑलरेडी शिप में विस्बर्ग की ओर बढ़ रहा होता है और उसके वहां होने से लोगों को महामारी होना शुरू हो जाती है। थॉमस भी थोड़ा अच्छा महसूस होने के बाद विस्बर्ग के लिए निकल जाता है और यहाँ फेडरिक और डॉक्टर विलियम वॉन फ्रांस को लेने आ जाते हैं। वॉन फ्रांस एलन को देखने के बाद डॉक्टर विलियम पर चिल्लाने लगते हैं कि उन्होंने उसे बांध कर क्यों रखा है। वॉन फ्रांस जब एलन से पूछते हैं कि उसे ऐसे दौरे कब से आ रहे हैं, तो एलन बताती है कि बचपन से ही उसे ऐसे दौरे आते हैं, जहाँ होश आने पर वो खुद को कई बार दूसरी जगह पाती है। और वो जब जवान हुई तो एक दिन उसके पिता को वो मदहोशी की हालत में पूरी नेकेड पाई गई। ये सब थॉमस के मिलने के बाद बंद हो गया, पर अब ये फिर से शुरू हो गया है, जिसमें उसका शरीर उसके काबू में नहीं रहता। मानो ऐसा लगता है कि कोई बुरी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। और रात में एलन की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है, जिसमें वो पूरी तरह से ऑरलॉक के वश में आ जाती है और उसे पहले से भी ज्यादा खतरनाक दौरे आने लगते हैं। वॉन फ्रांस बाहर सभी से कहते हैं कि एलन एक शैतान से पोजेस हो गई है और इसी वजह से उसे दौरे आने लगे हैं। जब एना वॉन फ्रांस से पूछती है कि एलन के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो वॉन फ्रांस इसका एक सिंपल सा जवाब देते हैं कि बुरी आत्माएं उन लोगों के पीछे पड़ जाती है जिनकी फिजिकल नीड्स बहुत ज्यादा होती है। यहाँ बोट पर ऑरलॉक सभी को मारकर और उनका खून पीकर खुद को ताकतवर बना रहा होता है और जैसे ही बोट किनारे को आकर लड़ती है, सारे प्लेग वाले चूहे शहर की ओर जाने लगते हैं। और इसी दौरान हेयर नॉक भी हॉस्पिटल के एक स्टाफ को काटकर भाग जाता है। अब जैसा चर्च के नन ने कहा था कि वैम्पायर उस जगह से नहीं जा सकता जहां उसे दफनाया गया है, तो ऑरलॉक ने इसका भी एक रास्ता निकाल लिया था। वो अपने कब्र में ढेर सारी मिट्टी अपने साथ ले आया था, जिसे हेयर नॉक बोट के जरिए विस्बर्ग के उस महल में ले जाता है जिसे थॉमस ने ऑरलॉक को बेच दिया था। उसी समय थॉमस भी किसी तरह घर आ जाता है, पर उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। अगले दिन प्लेग वाले चूहे पूरे शहर में फैल जाते हैं और लोगों को काटने लगते हैं। डॉक्टर विलियम और वॉन फ्रांस जब बोट में मिली लाशों को देख रहे होते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि किसी भी बॉडी में एक बूंद खून तक नहीं था। तो वॉन फ्रांस कहते हैं कि उन्हें हेयर नॉक से बात करनी होगी और वही पागल उन्हें बता सकता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। तभी हॉस्पिटल का एक एम्प्लॉय आकर उन्हें बताता है कि पिछली रात हेयर नॉक हॉस्पिटल से भाग निकला है। अब रात में एलन एना के साथ ही सो रही होती है, तभी उसे ऑरलॉक पुकारने लगता है और जब एलन खिड़की के पास आकर खड़ी होती है तो ऑरलॉक एक साये के रूप में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और एलन से कहने लगता है कि सदियों से वो एक घिनौने जानवर की तरह एक अंधेरे कमरे में पड़ा हुआ था, पर उसने उसे जगा दिया और उसे कब्र से बाहर निकालकर एक नई जिंदगी दी। ऑरलॉक एलन को उसकी मर्जी के बिना नहीं ले जा सकता था, क्योंकि सालों पहले जब एलन ने ऑरलॉक को अनजाने में जगा दिया था तो उसने सौदा किया था कि वो उसकी मर्जी के बिना उसे नहीं ले जा सकता। ऑरलॉक एलन को यह भी बताता है कि थॉमस ने कुछ सोने के सिक्कों के लिए डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया, पर यह दरअसल ऑरलॉक की ही एक चाल थी कि उसने महल के पेपर्स की जगह थॉमस को डाइवोर्स के पेपर्स दे दिए थे। लेकिन एलन फिर भी ऑरलॉक की बातों का विश्वास नहीं करती और उसके साथ आने से मना कर देती है। तो ऑरलॉक के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता और वो एलन को धमकी देता है कि उसके पास अब बस 3 रातें हैं और अगर उसने तीसरी रात खुद को उसके हवाले नहीं किया तो वो सबको मार देगा। तभी एलन चिल्लाते हुए अपनी नींद से जाग जाती है और देखती है कि एना उसके बगल में नहीं है, वो नीचे पड़ी हुई थी और चूहे उसे हर जगह से काट रहे होते हैं। अगले दिन बहुत सारे लोग महामारी से ग्रस्त हो चुके थे और फेडरिक ऑलरेडी एना को लेकर बहुत परेशान होता है, इसलिए वो एलन से कहता है कि वो थॉमस को लेकर अपने घर चले जाए, वो अब उनकी और मदद नहीं कर सकता। तो एलन किसी तरह थॉमस के साथ अपने घर आ जाती है और यहाँ वॉन फ्रांस और डॉक्टर विलियम हेयर नॉक के ऑफिस को तोड़कर उसके अंदर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें हर जगह काला जादू करने का सामान मिलता है और वॉन फ्रांस को एक सोलोमनारी की बुक मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। यहाँ घर पर थॉमस एलन से विस्बर्ग छोड़ने की बात करता है, पर तभी वो उसे कन्फ्रंट करती है कि ये सारी चीजें उसी के कारण हो रही है और लोग उसके लिए वापस आया है और अगर वो उसके पास नहीं गई तो वो पूरे शहर को तबाह कर देगा।
साथ ही एलन थॉमस को ये भी बताती है कि सालों पहले वो जब अकेली थी तो उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ऑरलॉक का सहारा लिया था, पर धीरे धीरे वो उसे टॉर्चर करने लगा और वो अब उसकी जिद बन गई है। अब थॉमस को यह सब सुनकर एलन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, पर फिर भी वो उसे बचाना चाहता है क्योंकि वो एलन से प्यार करता है। इसी दौरान वॉन फ्रांस अपने घर पर उस किताब को पढ़ने लगते हैं जिसमें लिखा होता है कि उस लड़की ने उस शैतान को अपना प्यार सौंप दिया और उसे तब तक अपने पास रखा जब तक उस पर सूरज की पहली रोशनी नहीं पड़ गई। और इसी तरह उस लड़की के सैक्रिफाइस से नॉस्फरातु का श्राप खत्म हुआ और सारे लोग महामारी से बच गए। अब वॉन फ्रांस को समझ में आ जाता है कि नॉस्फरातु को खत्म करने के लिए एलन का सैक्रिफाइस होना जरूरी है, पर वो ये बात किसी से नहीं कहता। उसी रात ऑरलॉक फेडरिक के घर आता है और एना के दोनों बच्चों और एना को मार डालता है। फेडरिक को ऐसा लगता है कि ये सब एलन की वजह से हुआ है, पर थॉमस उसे समझाता है कि नॉस्फरातु सच में है और उन्हें मिलकर उसका सामना करना होगा। वॉन फ्रांस सभी से कहने लगते हैं कि उन्हें उसके कब्र के पास जाना होगा और उस जगह को आग लगानी होगी। साथ ही अगर उन्हें वहां ऑरलॉक मिल गया तो उन्हें तुरंत ही उसके सीने में आयरन रॉड घुसा देनी होगी और ये सब उन्हें रात होने से पहले करना होगा। पर यह सब दरअसल वॉन फ्रांस का प्लान होता है ताकि थॉमस एलन से दूर रह सके। वो एलन से इस बारे में बात करते हैं और कहीं ना कहीं एलन को भी ये बात पता होती है कि एक वही है जो नॉस्फरातु को मार सकती है और सभी को इस महामारी से बचा सकती है। जिसके बाद वो सभी ऑरलॉक के महल में आ जाते हैं और जैसे ही डॉक्टर विलियम कब्र को खोलते हैं थॉमस एक पल में ही उसके सीने में आयरन रॉड घुसा देता है। पर यह ऑरलॉक नहीं बल्कि हेर नॉक होता है जो कहता है कि उसके मालिक अपनी प्रेमिका को हासिल करके रहेंगे और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब थॉमस एलन को लेकर चिंता करने लगता है और वापस जाने की बात करता है, पर वॉन फ्रांस उसे जाने नहीं देते और कहते हैं कि ऑरलॉक और एलन के मिलन से ही उन्हें इस प्लेग से छुटकारा मिल सकता है। जिसके बाद थॉमस को समझ में आ जाता है कि वॉन फ्रांस को सारी चीजें पहले से ही पता थी और उसने जानबूझकर उसे एलन से दूर रखा। पर थॉमस एलन को किसी भी हालत में बचाना चाहता है, इसलिए वो जल्दी से अपने घर की ओर भागने लगता है और वॉन फ्रांस पूरे महल में आग लगा देते हैं। यहाँ एलन अपने घर पर एक दुल्हन की तरह तैयार रहती है और जब ऑरलॉक वहां आकर उससे पूछता है कि क्या वो ये अपनी मर्जी से कर रही है, तो एलन के हाँ कहते ही ऑरलॉक उसका खून पीने लगता है और एलन ऑरलॉक को अपनी बाहों में पूरी तरह से जकड़ लेती है। वो उसे सुबह तक अपने पास ही रखती है और जैसे ही सूरज की पहली किरण ऑरलॉक को लगती है उसका शरीर जलने लगता है और वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। थॉमस को आने में देर हो जाती है, पर अंत में उसे भी समझ में आ जाता है कि एलन ने जो भी किया वो सबको बचाने के लिए जरूरी था और एलन के इस सैक्रिफाइस से नॉस्फरातु का श्राप बेअसर हो जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को।